अचीवर्स के सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम अमेरिका के ऊपर है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर थंपिंग मेजोरिटी से जीत कर आए हैं और उन्होंने आते ही ओथ के दिन ही काफी घोषणाएं कर दी थी, जिसका पूरे विश्व पर काफी असर पड़ा है। और आज हम उनकी घोषणाओं को लेकर और उसका विश्व पर क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, उसी को लेकर आज हम अपना कार्यक्रम बनाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ हमारे जाने माने मेहमान कृष्णा बंसल जी हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने इन चुनावों को बहुत करीबियत से देखा है। तो कृष्णा जी, मेरे और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और चूंकि आप तो दोनों मौकों पर, जब 2017 में ट्रंप जी आए थे यहाँ पर राष्ट्रपति बनकर, और अब एक बार फिर उन्होंने 20 जनवरी को ओथ ली है, आप दोनों बार के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो आप बताइए जरा, वहां पर क्या माहौल था और लोगों के अंदर कैसी उत्सुकता थी? बिल्कुल राजीव जी, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये बोलूंगा कि अमेरिका के लिए और बल्कि विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था 20 जनवरी 2025, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दोबारा से ओथ ली। पहले 45th राष्ट्रपति बने अमेरिका के, अब 47वें राष्ट्रपति। जी। और मैं जिस दिन से उन्होंने घोषणा की थी 2015, तब से उनसे जुड़ा हुआ रहा। मैंने उनके साथ काफी काम किया, उनके लिए काफी कैंपेनिंग भी की। और बल्कि 2020 और 2024 के चुनावों में तो मैं उनका डेलीगेट भी रहा हूं। तो बहुत ही एक इमोशनल समय था 2000, अभी जब 18, 19, 20, 21 तारीख को हम लोग वहां थे। और पूरी, मतलब एक जो कहते हैं ना, एक इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट। हर आदमी बहुत खुश, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां जब बहुत समय बाद अमेरिका लोगों को ये लग रहा है कि उनके लिए अब कुछ होगा। बहुत लोग परेशान हो चुके थे। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ चल रही थी या उनको उनके हित में नहीं थी। तो अब लोगों का बड़ी बड़ी इच्छा थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग, बट उनके जो खासकर उनके सपोर्ट में थे, उनका उनका ओवरवेलमिंग सपोर्ट है इस समय। और जैसा कि आपने कहा कि काफी लैंडस्लाइड मेजोरिटी से जीते इस बार, जो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उनको पूरी थी। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके लोगों ने बहुत मेहनत की, तो जीत के आए। तो अब आते ही उन्होंने एक सेकंड भी नहीं उसके बाद कहीं वेस्ट होने दिया। घोषणा के बाद आते ही लोगों के सामने उन्होंने अपने ऑर्डर्स पे साइन किए और है ना, ये दिखा दिया कि मैं यहाँ पे केवल बैठने के लिए नहीं आया हूँ। जितना कि पूर्व राष्ट्रपतियों ने है ना पूरे 4 साल में काम नहीं किया होगा, उन्होंने है ना 4 घंटे में उससे ज्यादा कर दिया। तो अब उस तरह से चल रहा है। तो आगे बहुत एक इंटरेस्टिंग समय है। बहुत बढ़िया माहौल था, जैसा कि आपने पूछा वहां कैसा था। बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित हैं लोग। बहुत एक अच्छा माहौल था। और अब हम आगे देख रहे हैं क्या होता है। चलिए बंसल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके कैंडिडेट जीते हैं इस बार। और हमने पिछले दिनों आपके साथ बातचीत की थी, तब भी आपको यही उम्मीद थी कि ट्रंप जी जीतेंगे। थोड़ा ये बताइए, कैसे संबंध रहेंगे, आपको कैसा लगता है भारत के साथ? ट्रंप के तो पहले से भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारत के साथ, पर अब समस्याएं गहन हैं, दूसरी हैं। इमिग्रेशन को लेके समस्याएं हैं, सिटीजनशिप, बर्थराइट सिटीजनशिप को लेके उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। इन सब चीजों के मद्देनजर कैसा भविष्य देखते हैं आप हमारे संबंधों का? देखिए विजय जी, सबसे बड़ी पहली बात यह है, ट्रंप को राष्ट्रपति चुना है अमेरिका के लोगों ने, और जिसमें भारतीय मूल के हम लोग भी हैं। हम अमेरिकी लोग हैं। पहले पहले हमारा एलिजेंस इस समय अमेरिका के। हम भारत के भी उतने ही समर्थक और उतने ही एक एम्बेसडर्स हैं जो उनका भारत के लिए काम करते हैं। तो आज जो अमेरिका के, जैसे मोदी जी हैं जो इंडिया फर्स्ट की, भारत फर्स्ट की बात करते हैं, ऐसी अमेरिका में ट्रंप का एक सबसे बड़ा जो उनके घोषणा पत्र में भी था, जो उन्होंने हमेशा बोला अमेरिका के लिए काम करेंगे, उन्होंने वो पहले करना है। अब इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत बहुत अच्छी पोजीशन पे प्लेस्ड है इस समय। और मोदी जी से उनके खासकर एक अच्छी संबंध है। आपने एक चीज बहुत अच्छी देखी होगी कि खैर कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते यहाँ के चुनाव, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, जिसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी थे और फर्स्ट रो में बैठे थे।
जो कि बहुत ही इस बार का इनॉग्रेशन थोड़ा सा अलग था क्योंकि बहुत ठंड की वजह से उन्हें अंदर करना पड़ा, जिसमें सिर्फ 700 लोग अंदर बैठे थे जिस समय ओथ टेकिंग हो रही थी, और उनको उसमें फर्स्ट रो में बैठाना ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि दिखाता है कि किस तरह के संबंध रहेंगे, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वर्ल्ड के ऑर्डर में साथ चलने के लिए हो। मेरे को ये लगता है कि बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। थोड़ी बहुत चीजें होंगी जो आपस में करेक्ट होंगी, जो आपस में एक दूसरे के देश के लिए करनी पड़ती हैं। भारत ने भी की, जब अमेरिका बोलता है ऐसा करो, भारत कहता नहीं, मेरे हित में जो है मैं वो करूंगा। जैसे उन्होंने रशिया से संबंध आज तक पूरे रखे हुए हैं, भारत ने कितना अमेरिका कितना भी बोले, तो अपने अपने देश के हित के हिसाब से थोड़े से एडजस्टमेंट होते हैं जो दोनों देश करेंगे। लेकिन ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि ये भारतीय और अमेरिका और अमेरिकियों के हित में एक बहुत बड़ी बहुत काम होगा। हाँ बंसल जी, एक बात बताइए, अभी गौड़ साहब ने कहा कि भाई जयशंकर जी वहां पर थे और रिश्ते कैसे रहेंगे। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से ट्रंप ने ओथ लेते ही घोषणाएं करी हैं और उसमें इमिग्रेशन का एक मामला, जिसको साउथ अमेरिका में इमरजेंसी घोषणा करना, नेशनल घोषणा करना, वो भी एक अलग चीज है। और क्या आपको लगता है कि हमारे विदेश मंत्री के साथ ट्रंप की कोई बातचीत हुई होगी इमिग्रेशन को लेकर, क्योंकि भारतीय भी इलीगल काफी है अमेरिका में? देखिए और हाँ जी बोलिए। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को नहीं मालूम ट्रम्प जी की बात हुई नहीं हुई, बट मेरे को ये मालूम है कि मार्को रूबियो जी की कल मीटिंग रही हुई थी अपने जयशंकर जी के साथ, जो कि अमेरिका के नए नए विदेश मंत्री बने हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मार्को रूबियो ही इस समय ट्रम्प तो इस समय पूरे समय व्यस्त थे चीजों में, हो सकता है मिले हों, लेकिन कितनी गहन वार्ता हुई होगी वो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है दोनों देशों के आपस में संबंध के हिसाब से ऑफिशियल्स मिल ही रहे होंगे। लेकिन जहां तक बात है इलीगल्स की, इमिग्रेशन की, इसमें दो इशू हमारे भारतीयों ने उठाए हैं। एक तो जो इलीगल नागरिक अमेरिका में है, इसमें भारत ही नहीं, उन्होंने पूरे पूरे विश्व के जितने भी पिछले पिछले 4 साल में क्या हुआ, लाखों लोग इलीगल तरीके से देश में घुस के आए। अब इलीगल क्या होता है? क्राइम है कि उन्होंने देश का कानून तोड़ा और अंदर आ गए, और फिर यहाँ के नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं कुछ लोग यहाँ के जो संसाधन है उनके अगेंस्ट हैं, और फिर उनका उनका स्टेटस क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसकी क्लीन अप जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ के लिए, और भारत के तो बहुत कम लोग हैं इसमें। मुद्दा पूरे विश्व के लोगों के लिए था जो गलत तरीके से आए, जो कि अपराधी करार दिए जाएंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप लोग भी यहाँ रहते हैं, आपने देखा है, वीजा नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, आप आ गए गलत तरीके से आए, तो ये बनता है कि भाई जहां से आए वापस जाओ। तो वो उस तरह के कुछ लोग हैं जिसका मुद्दा उठा के आया है कि वो लोग अपने अपने देश वापस जाएं। तो उसमें भारत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कैसी भी, क्योंकि वो गलत तरीके से आए, उनको वापस लेना ही, जहाँ के नागरिक है उन्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं तो यहाँ के जेलों में डालने से अच्छा है कि अपने अपने देशों में जाए, वहां काम करें। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो लोग उठा रहे हैं, मैंने देखा, जिसकी कोई मतलब नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। भारत में भी जब लोग आ जाते हैं गलत तरीके से, तो उनको भारत की ही जिम्मेदारी बनती है कि उनको हटाना, या जैसे भी जो भी करना है उनके उनके कानून के हिसाब से। तो यहाँ का कानून है ये, जो कि पालन नहीं किया जा रहा था, जिन्होंने एनफोर्स किया है। तो ये तो इलीगल वाली बात है। अब दूसरी बात वीजा वगैरह को लेके आ रही है, तो उसमें आप जो जो आप बोल रहे हैं कि वीजा को लेके, या उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप को लेके जो बात की है, ये एक राष्ट्रीय निर्णय है। इसका असर ये भारत को लेकर नहीं किया गया है, ये एक राष्ट्र के हिसाब से किया गया है जो राष्ट्र के लिए ठीक है। अब इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग वीजा पे बहुत होते हैं, वर्क वीजा पे, H1B पे काफी आते हैं, जिनके बच्चे अगर उनका ग्रीन कार्ड नहीं हो पाए तो उनका स्टेटस क्या होगा। आप उसकी चिंता नहीं करिए, अभी बहुत समय है, उसके ऊपर हम लोग सब काम करेंगे, और इसका एक्सेप्शन होंगे इस चीज को लेके। ये तो अभी नई घोषणा है, लेकिन ये क्यों की गई इसके पीछे जानना बहुत जरूरी है। लोगों ने इसको एक है ना बर्थ टूरिज्म बना दिया था। यहाँ पे लोग आते थे, बच्चे पैदा करते थे, पहले तो आते थे कि चलो ठीक है आए, और फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया स्टे, और यहाँ पे बच्चे किए, और इसका ये हो गया कि वो लोग यहाँ पे सिटीजन हो गए बच्चे। अब हमको भी यहाँ रख लो, और नहीं तो बच्चे तो यहाँ के रहेंगे ही हमेशा के। तो लोगों ने इसका नाजायज फायदा बहुत उठाया दुनिया में, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। और यहाँ तक कि मैं डिप्लोमेट भी हूँ, मतलब भारत के नहीं, मैं जनरल बोल रहा हूँ, सारे दुनिया के, उन्होंने भी इसका फायदा उठाया। तो इसके लिए उन्होंने ये किया। और दुनिया के अगर आप सारे देश देखेंगे, 200 से ऊपर देश जो हैं, उसमें से 99% देशों में ये कानून, बर्थ राइट सिटीजनशिप का कानून नहीं है। अमेरिका एक्सेप्शन रहा है, और अमेरिका ने हटाया नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि हम जो
नॉन इमिग्रेंट हैं या इमिग्रेंट जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनके बच्चों को नहीं बर्थराइट देंगे, जैसे जैसे वो लोग सिटीजन बनेंगे तो उनके बच्चों को भी मिल जाएगा, मना नहीं कर रहे। क्योंकि उसका कारण ये है, जो नॉन इमिग्रेंट होता है उसका मतलब है वो टेम्पररी आया है। H1B वीजा भी आप देखेंगे, उसका मतलब होता है कि पहली कंडीशन होती है उसमें, आप वहां टेम्पररी काम करने जा रहे हैं, आप वापस 6 साल बाद या कुछ साल बाद जो कि वापस आ जाएंगे। अब ठीक है, हम लोग उसको आगे देखते हैं, हम सब काफी लोग उस रास्ते से आए, मैं भी उस रास्ते से आया कि H1B से फिर हमारा ग्रीन कार्ड होता है, फिर हम आगे से जुड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बोलूंगा भारतीय मूल के नागरिकों को, हम लोग इसके टच में है, इसकी चर्चा हो रही है, इसके एक्सेप्शन बनेंगे, कोई बच्चा वापस नहीं जाएगा, उनके अगर पेरेंट्स का ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है तो इसके ऊपर समाधान जल्दी आ जाएगा। जी, बंसल साहब, ये तो रही बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात। हालांकि उसको लेके मैंने जो पढ़ा कल, 17 स्टेट्स में जो मोस्टली डेमोक्रेटिक रूल स्टेट्स हैं वो कोर्ट में गई हैं, और वो निर्णय तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से ही होगा अंतोगत्वा। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप कॉन्स्टिट्यूशन को वो बदल पाएंगे, किस तरह की स्थितियां रहेंगी वो देखने वाली बात है। पर ये बताइए कि इजराइल और हमास युद्ध को लेके या फिर नेटो को लेके जो बड़ी बड़ी घोषणाएं ट्रंप जी ने की हैं, या फिर दक्षिण बॉर्डर पे हमारे मैक्सिको के साथ एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके आर्मी चली गई वहां, और 25% का टैरिफ लगा दिया गया है मैक्सिको और कनाडा दोनों पे। इस तरह की स्थितियां, क्या लगता है आपको कि ये सारा कुछ उलट पुलट नहीं हो जाएगा इससे? कौर जी, पहली बात 25% का टैरिफ अभी लगा नहीं है, सिर्फ बात हुई है, अभी जी, कुछ हुआ नहीं है उस बारे में। और जहां तक बात रही कि इन्होंने ट्रंप के सबसे बड़े मुद्दा क्या था, सबसे बड़े 3 मुद्दे थे ट्रंप के जब उन्होंने चुनाव लड़ा। पहली बात उन्होंने बोला मैं सारे युद्ध रुकवा दूंगा, और उन्होंने ओथ लेने से पहले इजराइल और पैलेस्टाइन जो हमास के बीच का था उसमें सीज फायर करा दिया। और ये सबसे बड़ी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप इसको बोल रहे हैं गलत क्या हुआ, उसके तो होस्टेज वापस आ रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी है। बल्कि हमास भी खुशी मना रहा है, कहते हैं कि कम से कम हमारा युद्ध रुका, हमारे इजराइल खुश है, सब खुश हैं इस समय दुनिया में। मेरे को नहीं समझ में आया कि आप इसको मुद्दा क्यों बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि पुतिन ने और जेलेंस्की ने भी, दोनों राष्ट्रपति हैं अपने अपने देशों के, उन्होंने भी ये बोला है कि हम अब ना बैठ के बात करने को तैयार है दुनिया में, अगर दोनों युद्ध रुक जाते सच्ची बात क्या होगी हम सब लोगों के लिए। जी, फिर बात उठती है कि आप बोल रहे हैं मैक्सिको बॉर्डर की, पिछले 4 साल में जिस तरह से लाखों लोग, और लोग ही नहीं, उनकी आड़ में अपराधी, कार्टेल्स, पूरा ड्रग्स, जिस तरह से मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में आया, हमने देखा कि है ना किस तरह से लोगों की जिंदगी उलट पुलट हो गई। कितने लोग है ना इलीगल क्रिमिनल्स ने आके लोगों को मारा, उनके रेप हो रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है, हम कितना इतना दहशत का माहौल हो गया है, घर घर में चोरियां और सब हो रही है। आज इसको रोकेंगे कैसे? इसको उनका उनका यही था ना, आज मेरे ख्याल से ट्रंप की विक्ट्री का सबसे बड़ा मैंडेट यही था कि पिछली गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर पाई। आप, अमेरिका इमिग्रेंट्स का देश है, किसी को आने में दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपका एक तरीका है आने के लिए, हमेशा वेलकम किया जाता है, जिसमें आदमी जो भी आता है उसके ऊपर चेकिंग होती है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद आता है। लेकिन यहाँ तो कौन क्या है पता ही नहीं है। कितने क्रिमिनल्स हैं जो इस समय जिनको देखा गया, पकड़े गए, जो जेल में भी नहीं, उनको लेके वापस छोड़ दिया सोसाइटी में। तो इसको पहली बात जो थी डिपोर्ट करना, उनको आइडेंटिफाई करके हटाना, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो चालू हो गया है, आते ही एकदम से चालू हुआ। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं कि सदर्न बॉर्डर पे उन्होंने फोर्स भेजी, अरे भाई अभी आए जा रहे हैं, अभी भी कार्टेलों की लाइन लगी है, उन्हें रोके कैसे? इन्होंने ये बोला है हम किसी को लेने से मना नहीं करेंगे, लेकिन कारण होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, वीजा लेके अंदर आइए, चेकिंग होके आइए, ऐसा नहीं कि अंदर आ जाओ फिर देखेंगे, नहीं, वो और आके मिल जाओ हमारे लोगों में, हमारे संसाधनों का उपयोग करो। एक बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा, एक तो हो गया क्राइम, दूसरी चीज, अगर आप कोई भी यहाँ के नागरिक, अगर इमरजेंसी होती है, उसके लिए इमरजेंसी रूम बने होते हैं, आज आप जाके देखिए वहां पे घंटों की लाइन लगी हुई है, आपको वहां पे देखने को भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इलीगल आए हैं उन पे तो ना मेडिकल फैसिलिटी है ना कुछ है, वो तो सीधे इमरजेंसी में जाते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन जो नागरिक है, हम लोग हैं जो इतना पैसा टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, हमें कुछ हो जाए, कोई भी बात हो जाए, लाइन में ही बैठे रहे घंटों, 10-10, 12-12 घंटे की लाइन लगने लगी। तो ये क्या हुआ? संसाधनों की एकदम से प्रॉब्लम हो गई।
दूसरा हमारे ही पैसे से इनको होटलों में रखा जाता है, इनको है ना खर्चे के लिए दे जाते हैं। क्या आप लोग इनके पक्ष में हैं या कोई इनके पक्ष में है? मैं तो ये जानना चाहूंगा। उल्टा तो हम तो बहुत खुश हैं जो हो रहा है इस समय। अच्छा बंसल जी, मेरा आपसे भारत को लेके सवाल है। हाँ। जिस तरीके से ट्रंप ने घोषणाएं करी हैं, हम्म, कोई भी मुद्दा हो, हम्म, तो भारत को लेकर दो मुद्दे हैं मेन भारत के लिए। तो एक तो वीजा, वहां से लोग आना चाहते हैं अमेरिका में, ठीक है, और दूसरा है असाइलम लेकर जो यहीं पर नागरिकता के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों मुद्दों के ऊपर ट्रंप का, अभी तक तो देखो हर लोग डबल माइंडेड है कि भी ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत को लेकर, मेरा फोकस भारत पर ज्यादा है, कि भारत को लेकर जो भारत में एक एक साल की वेटिंग है इंटरव्यू के लिए, वो अप्लाई करते हैं, अब वो वीजा को लेकर इनकी क्या पॉलिसी रहेगी और असाइलम को लेकर इनकी क्या पॉलिसी रहेगी, थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए। देखिए, वीजा तो जो जो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, विजिटर वीजा पे आते हैं, उनके लिए तो कोई कोई किसी तरह की रोक टोक है नहीं, बल्कि वो लोग तो यहाँ आके पैसा खर्च करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता उसका कुछ है। वो तो पिछले 3-4 साल से ही चल रही है जो प्रॉब्लम चल रही है। मेरे को लगता है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि अब है ना जो फोकस है, संसाधन दिए जाएंगे करने के लिए। नए एम्बेसडर इंडिया के अभी घोषित होंगे, वो क्या काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। उससे उसमें मेरे को नहीं लगता कोई पॉलिसी इशू है वहां पे। ये तो केवल एक संसाधनों का इशू है जो शायद बेटर हो। रही बात ट्रंप के स्टैंड की, उन्होंने आते ही बहुत क्लियरली बोला है, मैं मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन के बहुत पक्ष में हूं। आज आप देखेंगे भारत से जो लोग यहाँ आते हैं, उनके ज्यादातर लोग इस समय है ना वर्क वीजा पे और बहुत पढ़े लिखे और मेरिट के बेस पे आते हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ा है, मैं उसके पक्ष में हूं कि उसको वापस नहीं जाने दें, उसको हम ग्रीन कार्ड दें। यस। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारतीय मूल के सबसे ज्यादा विद्यार्थी अमेरिका आ रहे हैं पढ़ने, सबसे ज्यादा आज की तारीख में। और उनको किस तरह से परेशानी होती है पढ़ाई करने के बाद, जॉब नहीं मिलता और उनको वीजा के लिए बहुत कम समय होता है, नहीं मिलता, वापस जाना पड़ता है। आज इससे बड़ी बात क्या होगी कि भारतीय मूल के नागरिकों के लिए कि उनके बच्चों को यहाँ पे वीजा मिलेगा, जिसकी वो गारंटी देने को तैयार है, मेरिट बेस होगा, सब चीजें हो रही। तो इसका मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छा इफेक्ट होने वाला है जो होने इसका है। लेकिन वीजा के अलावा एक चीज और इम्पैक्ट आएगा इंडिया के लिए, भारत के लिए। आप देखते जाए, उस पर भी मेरे को नहीं लगता कि अभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी चर्चा होगी। जो हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, इस पर भी भारत पे असर आने वाला है। भारत पे नहीं, दुनिया पे आने वाला है। तो उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि उसमें भारत को स्टेप उठाने पड़ेंगे। अमेरिका को तो अपने नागरिकों की जगह की हित में काम करना है। आज आप एक बात बताइए, आप भारत से कोई सामान आता है या एक्सपोर्ट होके हम लोग यहाँ लेते हैं, उस पर क्या टैरिफ लगता है? या तो 0% या 2% या 5%। आप भारत में जाके पूछिए कि अगर उनको फोर्ड गाड़ी खरीदनी है, कितना टैरिफ है? 100% से प्लस टैरिफ है इस समय। मैंने खुद खरीदी है गाड़ी, मेरे भारत में बिजनेस है, मैंने कोई भी खरीदी। तो आज क्या हो रहा है कि अमेरिका में अगर सामान बना तो नॉन वायबल है, बना ही नहीं सकते, आप यहां से वहां जाके बेच ही नहीं सकते। लेकिन भारत का सामान इंडिया के लिए से आगे, तो आज जो टैरिफ होता है ना, आपने बात उठाई, चाहे वो मेक्सिको के लिए हो, चाहे कनाडा के लिए हो, चाहे जर्मनी के लिए हो, चाहे किसी भी देश, चाइना के लिए हो या भारत के लिए हो, ये एक इंटरनेशनल नीति अमेरिका में बहुत बड़ी आने वाली है, जिसमें उन्होंने एक बड़े मजाक में बोला भी है कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की जगह भी एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस भी हम बनाएंगे जी। ये है कि अगर कोई हमारे साथ ट्रेड में भागीदारी करेगा, मतलब वो हमारा सामान भी ले, हम उसका लेंगे, इस तरह ट्रेड बढ़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ये बोले नहीं नहीं, हम तो अपना आपका हमारा सामान आप ले लो, हम आपसे नहीं लेंगे, हमारा तो वन साइडेड रखेंगे, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आज ये भारत के लिए नहीं है, इंटरनेशनल नीति है जिसका भारत पर थोड़ा असर आएगा। और मेरे को लगता है भारत भी धीरे धीरे अपनी नीतियों को सही कर रहा है, काफी मोदी जी के अंडर में ठीक हुई है, और इसमें भारत भी अपने टैरिफ नीतियों को थोड़ा नीचे लाएगा, अमेरिका थोड़ा एडजस्ट करेगा, तो एक रीजनेबल कंसेंसस कहीं ना कहीं आके बैठेगा और इस पे काम करेंगे। तो ये इसमें मेरे को ये तो माइनर चीजें हैं जो फिक्स हो जाएंगी। तो ये दोनों ही चीजों में मेरे को नहीं लगता कि भारत और भारतीय मूल के लोगों को कोई और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी सरकार है जो भारत के लिए पिछले 50 साल या भारत के इंडिपेंडेंस के बाद आई है, जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है भारत और भारतीयों के लिए, इससे पहले कभी नहीं आई। तो बंसल साहब, थोड़ा सा, हालांकि ये बहुत अर्ली है अभी स्पेकुलेशन, पर थोड़ा सा ये बताइए कि मार्को रूबियो
का जो स्टैंड है पहले से बड़ा क्लियर है, पर फिर भी पाकिस्तान और चाइना को लेके किस तरह का रहेगा भविष्य में, ऐसा कोई अंदाजा? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। ये मार्को रूबियो हैं या ट्रम्प के पिछले टर्म में भी आप देखेंगे जो जी। बातें हैं, पाकिस्तान का केस अलग है और चाइना का अलग है। चाइना का केस जो है वो है कि चाइना यही टैरिफ को लेके कि चाइना का सामान आज हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, वो हमारे को बिना ड्यूटी के हाल आ जाता है घर पे, कोई इशू नहीं है, सब डिलीवर हो जाता है चाइना से सारा सामान। हम चाइना पे इतने डिपेंडेंट हो गए, इस चक्कर में हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई है, क्योंकि हम अवेलेबिलिटी नहीं रही। चाइना में सामान जो बनता है उस पर हम ड्यूटी नहीं लगाते, यहाँ पे आ जाता है। हम जो सामान बनाए चाइना तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि चाइना कहता नहीं मैं तो अपनी गाड़ी बनाऊंगा, तुम्हारी क्यों खरीदूंगा, मैं दूसरे वहां से लूंगा। तो अब अमेरिका जो सामान बना रहा है वो बिकता नहीं है। तो उन्होंने यही बोला है कि आज एक ड्यूटी इक्विलिब्रियम होगा, ये बहुत जरूरी है। तो चाइना के साथ संबंध में हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत क्लियरली बोला है, उनके प्रेसिडेंट शी के साथ अच्छे संबंध है, उनसे बात करेंगे, काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक टेक्निकल बात है इसमें, ये इशू उठेगा और इसको करके इक्विलिब्रियम आएगा, कहीं ना कहीं इसमें सेटलमेंट होगा। रही बात पाकिस्तान की, वो दूसरी बात है। पाकिस्तान ने, जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ देना नहीं छोड़ेगा, जब तक ओपनली पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी और दुनिया के ऑर्डर में नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान को इशू आएगा। ये उनका बहुत क्लियर संबंध है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, या एक बड़े लीडर जो दुनिया में है, जिनने सीधे बोला है कि वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे जो इस्लामिक टेररिस्ट शब्द उन्होंने कॉइन किया उन लोगों के साथ। और पाकिस्तान हैज बीन नोन टू हार्बर दिस पीपल। जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं, वो हटेंगे नहीं। भाई पाकिस्तान अपने नागरिकों के लिए तरफ ध्यान दे, सबके साथ करे, लोगों की इच्छा थोड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट को साथ आना पड़ेगा, नहीं तो इसका असर तो आएगा जब तक ये क्लीन अप नहीं होगा। चलिए, आप तो ये कह रहे हैं कि भाई सारा कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, हाँ। और जो जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं करी हैं, आपको लगता है कि जो यहाँ का विपक्ष है वो इन सारी घोषणाओं को, इन सारे डिसीजंस को आसानी से लागू होने देगा या कुछ अड़चनें खड़ी करेगा वो? देखिए, विपक्ष का काम है अड़चन करना, विपक्ष का काम है सिर्फ है ना जाके बोलना। आज आप अगर देखेंगे, हंसी की बात आती है, हंसी वाली बात है कि जब वो कंफर्मेशन हियरिंग हो रही है, उसमें क्या बोल रहे हैं, एलोन मस्क ने हाथ उठा के लोगों का अभिवादन किया, नहीं वो हिटलर का सल्यूट था। पागलपन की बात करते हैं साहब, कोई इनका औचित्य है? जैसे कि भारत में होता है कि हमारे है ना आजकल विपक्ष है ना पहले की तरह जिम्मेदार नहीं था, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, यहाँ के लोग तो फिर भी काफी अच्छे लोग भी हैं विपक्ष में। आप यहाँ के एक विपक्षी छोड़िए, यहाँ के पार्टी जो खुद साइड वाले लोग भी होते हैं, वो भी अगर उनको लगता है सही नहीं है तो वो भी अगेंस्ट में बोलते हैं, वो भी अगेंस्ट में वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा अगर वो ऐसा बोलेंगे। बट लेकिन कंसेंसस काफी अच्छा है, साथ मिलकर काम करेंगे और काफी चीजें आगे बढ़ेंगी। कुछ चीजें हो सकता है नहीं हो जल्दी, कुछ चीजें डिले हों, लेकिन होगा। अभी तो प्रोसेस है जिसमें सब और ये प्रेसिडेंट का काम है कंसेंसस बनाना, साथ में काम कराना। अच्छी बात यह है कि इस समय दोनों हाउस कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पार्टी के हैं, दोनों रिपब्लिकन हैं, लेकिन मेजोरिटी काफी ज्यादा नहीं है स्लिम है, बट दोनों सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, यही एक तरीका है। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये पब्लिक का विल है। जी। आज ये बहुत स्लिम मेजोरिटी से आए होते या कुछ बिल्कुल ही ऐसा होता जैसे पिछली बार बहुत कम मेजोरिटी, इस बार तो पॉपुलर वोट भी जीता है, मतलब जो एक्चुअल वोट नंबर है वो भी जीता है और डेलीगेट का वोट भी जीता है। तो दोनों तरह से आए हैं, तो लोगों की विल है, लोगों की विल तो माननी पड़ेगी। लोगों को 60% से ऊपर की रेटिंग है साहब आज की तारीख में। बस साहब एक बात बताइए, हालांकि देखिए आप भी राजनीति में हैं और भारत में भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, और मूल रूप से हम सभी भारत से तो हैं ही। डेमोक्रेसी है भारत में भी और यहाँ भी। एक तरफ तो नारे थे कागज नहीं दिखाएंगे, सड़कों पे बैठे हैं, अभी लागू भी नहीं किया था वो, और उसके बारे में जो कुछ हुआ शाहीन बाग में वो आपके सामने था। दूसरी तरफ हम एक ऐसी मैच्योर डेमोक्रेसी को देख रहे हैं जहां का नेता पहले दिन 80 निर्णय सुना रहा है और बड़े निर्णय है, और वो सुखद भी लगता है, सुन के अच्छा लगता है कि ये आदमी अपने देश की सोच रहा है और अपने देश के बारे में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है। इस तरह का माहौल आप निकट भविष्य में भारत में भी देखते हैं क्या? भारत का कोई राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो इस तरह के निर्णय कभी ले पाएगा भारत?
देखिए, भारत की स्थिति और यहाँ की स्थिति में थोड़ा तो फर्क है। भारत का जो पिछले सालों में एक राजनीति का विकास हुआ या जैसे जैसे बढ़ी, उसमें काफी कुछ चीजें कॉन्वोल्यूटेड हो गई। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा जो मेरे को एक देख के लगता है, मैं भारत के साल में 4 से 5 बार भारत जाता हूँ। हर बार जाता हूँ, मेरे को उन्नति दिखती है भारत में। पिछले 10 से 12 साल में जो काम भारत में हुआ है, काफी हुआ है। लेकिन हाँ, क्या डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग हो पाएगी? क्या, जैसे कि आप सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा, ट्रंप ने आते ही सबसे बड़ा एक और काम किया, वो किया डीईआई डिपार्टमेंट, डीईआई को खत्म कर दिया। जी अभी जी डीईआई, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन जो है, इसको अगर क्रूड शब्द में बोलेंगे भारत में, ये है रिजर्वेशन। भारत में रिजर्वेशन के खिलाफ कोई राजनेता बोल कर दिखा देता अभी आज की तारीख में, चाहे कोई पॉपुलर से पॉपुलर हो, इवन मोदी जी बोल भी देना, अभी है ना आग लग जाएगी देश में। लेकिन यहाँ पे लोगों ने, बंसल साहब, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही, पहले दिन मैं सुन रहा था भाषण उनका, कि 2 ही सेक्स रहेंगे अब अमेरिका में, मेल और फीमेल। सीधी सच्ची बात कि भैया यही है बस मामला, देख लो आप। देखिए क्लियर बात है, कितना मजाक सा बन गया था कि है ना, कोई भी लड़का जिसको अपने क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही, खेल में या किसी में, उन्होंने कहा लड़की बन जाओ। फिजिकल तो अलग है ही है, फिर फिजिकल लेवल अलग है, वहां जाकर जीतूंगा मैं। मेरे को लड़की, बच्चों को, अब कितना बड़ी बात है, किंडरगार्टन के बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया जाता है, जब बच्चे को दिमाग में ये नहीं समझ में आता वो क्या कर रहा है, कि अगर तुमको लड़की करना अच्छा लगता है, तुम लड़की बन जाओ, आपको पेरेंट्स से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। जबकि आपको, सबको हमें मालूम है, छोटे बच्चे के दिमाग में उस समय एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन सा होता है, अजीब सा लग रहता है कि भाई मैं शायद वो ज्यादा अच्छा है। उनको कोई निर्णय लेने की बात नहीं है। लेकिन लोगों ने इस हद तक समाज का एक जिसे कहते हैं ना, मेरे को सही शब्द नहीं मिल रहा है इसका, लेकिन बहुत ही खराब स्टेटस पे पहुंच गया था, जो कि ठीक होना बहुत जरूरी था। भाई आज सदियों से जो चला आ रहा है सिस्टम, एक पुरुष और नारी का, आपने नारी शब्द को ही खत्म कर दिया था, माँ शब्द को खत्म कर दिया था। आप करना क्या चाह रहे हैं साहब इस देश में और कहीं भी, और इसको हम फॉलो कर रहे। अब भारत की बात करते हैं, भारत में तो बड़ा इसका फैशन हो गया है आजकल इस चीज को लेके कि नहीं, वो भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। अब भारत इस चीज को वापस फॉलो करेगा तो अच्छा रहेगा कि भाई जो चीज है वो है। हम ये नहीं कह रहे कि है ना ट्रांस लोगों को हम या फिर है ना लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आप उनको ये नहीं कर सकते कि कोई आदमी कह रहा है कि नहीं, अब आप बदलते रहो और जो जिस दिन मर्जी है वो कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। या आप है ना पुरुष हो तो है ना स्त्रियों के बाथरूम में जाके रहिए या वो करिए, वो सब चीजें नहीं चलेंगी साहब। बच्चों का, सबका संरक्षण बहुत जरूरी है, एक समाज का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो हो रहा है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, जो ये काम हो रहे हैं इस समय। चलिए ठीक है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के साथ भी इनकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी जैसे पहले रही थी, और कुछ भारतीयों के लिए कुछ अच्छे घोषणाएं और नतीजे आएंगे। हम इसी आशा के साथ अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल राजीव जी, बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब लोग थोड़ी बहुत चीजें आपको लगेगा कि अभी इनिशियल में इम्पैक्ट कर रही है नेगेटिव, उसके लिए उसके पीछे मत जाइए। ये सब चीजें हमारे पॉजिटिव में होंगी। भारत का इस समय अमेरिका भारत के लिए एक बहुत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। ऐसे ही भारत अमेरिका के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण है हर तरह से, और साथ में बहुत काम होने वाला है, बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं, साथ बढ़ के मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले हैं हमारे भारतीय मूल के, बहुत काम होगा। तो आप सब ट्यून रहिए, देखिए अपन कुछ दिनों में फिर बात करेंगे, फिर उस बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके जी, नमस्कार।